तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रत्युष एंड दिस इज़ अवर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग क्लास 12th और बीएससी केम। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखेंगे जे मेंस का पेपर जैसे चल रहा है 29 जनवरी का है, जो कि 2023 का है। यहाँ पे शिफ्ट 1 हो चुका है और अब हम आज लोग बात करेंगे शिफ्ट 2 की। तो स्टार्ट करें जल्दी से, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमेशा की तरह सेक्शन ए और बी होंगे। ए में हमारे पास 20 क्वेश्चन और बी में हमारे पास 10 क्वेश्चन होंगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए में कह रहा है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, एमओटी बात कर रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर बात कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास है O2-, ठीक है, O2 है, CO है और NO+ है। तो या तो हम लोग पहले ऑर्डर लिख लें कि हमारे पास सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, मतलब सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। तब जब हमारे पास अबव 14, मैं लिख देता हूँ पहले, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इस तरह पूरा। हाँ, हमारे पास क्या है, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, ठीक, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s स्टार, फिर हमारे पास पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर हमारे पास सिग्मा 2pz, ठीक, फिर हमारे पास पाई 2px स्टार, फिर हमारे पास आता है इक्वल टू, फिर पाई 2py का स्टार और सिग्मा 2pz का स्टार, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें एक चीज़ का ध्यान देना, हमें साथ इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी, लेकिन ये कैसा है, ये है हमारे पास बिलो 14। कैसा है? बिलो 14। अबव 14 के लिए सिर्फ इसको उठा करके आगे यहाँ पे रख दो, अबव 14 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं, यहाँ पे O2 है, यानी ऑक्सीजन में होता है 16, 2 और इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी हो गए 18। तो यानी इसका मतलब ये आगे तो आएगा, ठीक है। चलो फिल करते हैं। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। देखो मैं उसको मैं आगे नहीं करूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो आगे ही रहेगा, मैंने वहाँ फिल कर दिया। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने, हमारे पास क्या पूछ रहा है अब, इस हमारे पास यहाँ पे पूछ रहा है इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 है यानी 10 हो गए, ठीक है, माइनस एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4 यानी 8 हो गया, तो डिवाइड बाय 2 हो गया, यानी हम इसको कट करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 2 यानी हमारे पास 1 आ जाएगा। या तो हम लोग इस रास्ते से देख ले, या तो सभी को शॉर्ट ट्रिक तो पता ही है। शॉर्ट ट्रिक कैसे है हमारे पास? वही हमारे पास 14 वाली, 14 है तो 3, 13 है तो ऊपर 2.5 कम हो जाएगा, ठीक है। नीचे अगर 15 है तो नीचे 2.5 कम हो जाएगा, 12 है तो फिर 0.5 कम हो गया तो 2 आ गया, 16 है फिर 0.5 कम हो गया तो 2 आ गया, 17 है फिर 0.5 कम हो गया तो 5, मतलब 1.5 आ गया, 18 है तो फिर 0.5 कम हो गया तो 1 आ गया। तो जो 18 इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास हैं वो कितने हो गए? 1 हो गया। अब ऐसे CO देखते हैं, कार्बन होता है वैलेंस शेल में, मतलब एटॉमिक नंबर 6, ठीक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो दोनों मिलाकर के कितने हो रहे हैं? 14। तो 14 पे कितना है हमारे पास? 3, यानी हमारे पास इसका 1 है, इसका कॉमा 3 है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? NO+, नाइट्रोजन होता है 7, ऑक्सीजन होता है 8, तो 15 होना चाहिए, लेकिन +1 है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हमारे पास हो गया 14। तो इसका मतलब आंसर आ रहा है 1 3 और 3, ठीक, समझ आ गया। या तो हम लोग पूरा मेथड से निकाल ले, या तो हम लोग इस मेथड से निकाल लें, वो आप लोग के ऊपर है। अगर आप लोग को जैसे भी जल्दी हो, तो इससे हमारे पास आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 4 आ गया। तो यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो गया बच्चों? करेक्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब द ड्रग इक्विनिल टू अ पेशेंट, ठीक है, द पेशेंट वाज लाइकली टू हैव सिम्पटम्स ऑफ विच डिसीज। अब तुमको एक थोड़ा सा एक रफली आइडिया देते हैं। देखो ये 80% करेक्ट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब हमारे पास अगर 1% भी अगर चांस नहीं है, तो अगर हम लोग को 80% मिल रहा है तो बहुत है। फिर जब भी ऐसे कुछ पेशेंट वाला है या फिर ऐसे कुछ ड्रग वाला है या कुछ पूछ रहा हो, तो हमेशा आंसर जो है एंजाइटी और स्ट्रेस में सबसे पहले चले जाना, फिर उसके बाद जाना हमेशा डिप्रेशन में, ठीक है, मतलब तुम नहीं, आंसर में जाना। तो यहाँ पे सबसे पहले किस में जाना? एंजाइटी और स्ट्रेस में। मतलब अगर नहीं कुछ पता है तो इस बात का ध्यान रखना।
अब यहाँ पे हमारे पास आंसर तो ये है, लेकिन कैसे? देखो इक्विनिल एक ट्रैंकुलाइजर की तरह ऐड कर रहा है, मतलब एक ट्रैंकुलाइजर हमारे पास एक इंजेक्शन की तरह होता है। वो इंजेक्शन मान लेते हैं जैसे कोई एनिमल अगर परेशान कर रहा है तो उससे इंजेक्ट करके, मतलब बंदूक से हम लोग उस पर मारते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, उसके नर्व सिस्टम, जो उसका ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो वर्क करना बंद कर देता है, बहुत शांत हो जाता है, और इसी वजह से वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ऐसे ही हमें भी अगर क्या कहते हैं, मान लो कुछ परेशानी, नींद नहीं आ रही, बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा थकान है, लेकिन तब भी हम लोग नहीं सो पा रहे, तो हम लोग को ट्रैंकुलाइजर के फॉर्म में बहुत सारे एज अ ड्रग दिए जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ट्रैंकुलाइजर को अच्छे से पढ़ लो, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो यहाँ पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब इक्विनिल की बात कर रहे हैं। देखो इक्विनिल क्या है, एक ट्रैंकुलाइजर है जो कि स्पेशली अ माइल्ड एंटी एंजाइटी ड्रग है, ठीक है। अरे ड्राई नहीं है, ये है हमारे पास ड्रग, ठीक है। तो यहाँ से हमको इतनी बात समझ आ गई। अब ये क्या कर रहा है, इट बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज एंजियोलाइटिक्स, ठीक है। इस नेम को भी ध्यान रखेंगे। और माइनर ट्रैंकुलाइजर, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज इसीलिए देता रहता हूँ कि एक्स्ट्रा नॉलेज से हमको सिर्फ इतना पता रहे कि कैसे वो क्वेश्चंस हो भी रहे हैं, और दूसरी बात, एक्स्ट्रा नॉलेज शायद कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चंस में फंस जाए, ठीक। तो दीज ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब टू मैनेज सिम्टम्स सच एज एंजाइटी, टेंशन, इरिबिलिटी और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक। अब ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है, तो सिर्फ कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। इक्विनिल एक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इट हेल्प्स बाय काल्मिंग ब्रेन एक्टिविटी, इट हेल्प्स बाय काल्मिंग ब्रेन एक्टिविटी। और ये क्या एक्ट कर रहा है, कैसे, किस में एक्ट कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो अच्छे से समझ आ गया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, इक्विनिल, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 क्या था, करेक्ट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड मतलब अमाइड है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। अमाइड हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O NH2, इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अमाइड, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारे पास अमाइड हो गया, तो अब ये रहेगा हमारे पास CH3, ये रहेगा हमारे पास CH2, ठीक है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और अमाइड, तो प्रोपेनामाइड। अच्छा, यहाँ से हम लोग इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Br2 और KOH से, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रख लेना, कभी कभी ये क्वेश्चन जो है MCQs के फॉर्म में भी, और जो बच्चे 12th पढ़ रहे हैं उस फॉर्म में, मतलब एज अ डेफिनेशन फॉर्म में पूछ लिया जाता है। ये रिएक्शन कहाँ पे आती है काम, ये इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब जो इसमें हमारे पास एक कंपाउंड है वो एज अ ऑक्सीडेशन भी शो करेगा और एज अ रिडक्शन भी शो करेगा। मतलब यहाँ पे जो Br2 है, मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ, यहाँ पे जो Br2 है वो प्लस NaBr के फॉर्म में निकलता है। देखो यहाँ पे Br2 हमारे पास 0 है और यहाँ पे -1 है, यानी रिडक्शन हुआ है, और यहीं से हमारे पास क्या कहते हैं, ये फॉर्म करता है KOBr, ठीक है। अब यहाँ पे KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे NaOBr हो जाता। तो अब यहाँ पे KOBr में जो Br की वैलेंसी है वो है 1+, तो इसका मतलब देखो रिडक्शन भी शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है। मतलब कहने का है कि हम इन दोनों को मिला करके हम KOBr भी लिख सकते हैं। तो उसमें KOBr की वैलेंसी हमारे पास कितनी हो जाती है, उसमें KOBr की वैलेंसी हमारे पास हो जाती है +1। तो इसी वजह से डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये शो करता है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से पूरी रिएक्शन देख लेते हैं। ये रिएक्शन है कौन सी, इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, देखो हॉफमैन यहाँ से साइंटिस्ट का नेम है, ब्रोमाइड यहाँ से ब्रोमीन की बात कर रहा है। डिग्रेडेशन इसका मतलब यहाँ पे कार्बन की चेन लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन हो जाएगा, और ये कन्वर्ट करता है अमीन में। इसका मतलब 1 डिग्री अमीन की प्रिपरेशन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से होती है विद द हेल्प ऑफ अमाइड, ठीक। तो अमाइड, अब यहाँ से क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो प्लस हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये कंपाउंड बच जाएगा, जैसे ये और ये, ठीक। अब बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास, अच्छा इसकी बैलेंसिंग मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसकी बैलेंसिंग के लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया हम लोग ने Br2 और यहाँ पे लिया KOH, तो यहाँ पे 1 Br2 चलता है और 4 KOH चलता है, या 4 NaOH चलेगा, ठीक है। जिसमें से हमारे पास एक NaBr निकल जाएगा, या फिर हमारे पास पोटेशियम है ना, तो हम इसको हटाते हैं, प्लस KBr निकल गया,
ठीक, बचा हुआ अब ये C डबल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O किस फॉर्म में निकल रहा होगा, ये CO2 के फॉर्म में निकल रहा होगा, इसीलिए यहाँ से K जो है वो K2CO3 के फॉर्म में, यानी पोटेशियम कार्बोनेट के फॉर्म में क्या होता है, बाहर हो जाता है। प्लस हमारे पास क्या बच गया, प्लस हमारे पास बच गया OH और H, तो हमारे पास क्या मिलके बनेगा, H2O। अब देखो यहाँ पे 3 मतलब 2 और 2 Br है ना, तो इसलिए 2 Br, तो इसलिए 2K, तो 2K यानी 4K, और ये 4K हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक कार्बन बाहर हुआ, एक कार्बन बाहर हुआ। ठीक है, हमारे पास CO3O और ये रहे O3 हमारे पास बाहर हो गए। बाकी बचा हुआ H+ वो वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाता है। क्लियर, पक्का, अच्छे समझा। तो ये थी हमारी पूरी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जो कि इजी भी है, लेकिन बस खाली हमें थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि वो कैसे वर्क कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, इथाइल अमीन करेक्ट हो जाएगा। एक कार्बन, 2 कार्बन, एथ अमीन यानी NH2, तो इथाइल अमीन या फिर इथेनामाइन भी बोलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन ऑन डिहाइड्रोजिलेशन रिएक्शन इज एक्सक्लूडिंग रीअरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा पहली बात वो हमसे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की बात कर रहा है। डिहाइड्रो का मतलब होता है वाटर का रिमूवल, हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन का भी उसी टाइम रिमूवल। मतलब पहले लेते हैं ब्रोमोप्रोपीन, तो 1 2 3, ठीक, प्रोपीन और ब्रोमो, 1 ब्रोमोप्रोपीन। अगर हमको बनाना है 2 ब्रोमो, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे Br लगा दिया। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, H होगा, H होगा, H होगा, यहाँ पे भी H होगा, H होगा, H होगा, H होगा। ठीक है, यहाँ H H H। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए लेते हैं उसको लेते हैं एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का मतलब होता है हॉट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहल। तो अब यहाँ से पहली बात ये KBr को निकालेगा, तो माइनस का KBr निकल गया, बाकी बचा H और OH को निकालेगा, तो H और OH यानी H2O के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, देखो कार्बन कार्बन, इस कार्बन की एक एक वैलेंसी सब निकल गई हैं, तो हमारे पास CH2 बना। तो यहाँ पे कार्बन का CH2, तो इसीलिए वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, और यहाँ पे रहेगा CH3 और यहाँ पे आएगा H। ठीक है, लेकिन अब ये कितने आइसोमेरिक एल्कीन बना सकता है, भाई ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे तो 1 2 3, तो प्रोप 1 इन हो जाएगा। इधर से भी स्टार्ट करोगे तब भी तो प्रोप 1 इन ही होगा। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक आइसोमेरिक एल्कीन बना रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 ब्रोमो वाला पेंटेन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3,3 मिथाइल, 3 पे 3 मिथाइल है, मतलब 3,3 पे 2 मिथाइल है। ठीक है, 2 पे ब्रोमो लगा दिया, 2 पे ब्रोमो लगा दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम लोग H निकाल कहाँ से रहे हैं, जिस कार्बन ग्रुप से, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये रहा अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे आया H। अब की बार फिर ये वापस से H और Br निकल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इस तरह डबल बॉन्ड। अब ये बताओ, डबल बॉन्ड इधर है ना, ब्रोमीन को हम इधर लगाते तब भी वो इधर ही आता, तब भी इधर ही आता। इसका मतलब ये भी आइसोमेरिक एल्कीन कितने दे रहा है, एक ही दे रहा है। क्लियर, और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, पहले ब्यूटेन बनाओ, 1 ब्रोमो लगाओ, 1 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। पक्का 1 पे ही था ना, देख लेते एक बार। हाँ, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्या रिएक्ट कराना है, हमको चाहिए एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH मैं तुमको बता रहा हूँ, बाकी बच्चे अपने दिमाग में अंडरस्टूड रखें। तो यहाँ से KBr निकला और यहाँ पे हमारे पास 2H है ना, CH2, तो यहाँ से फिर एक ये इस तरह बाहर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यानी यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन आया। ठीक है, अगर मैं उसी ब्रोमो को इधर लगा देता तो फिर ये इधर बनता, यानी तब भी एक ही आइसोमेरिक एल्कीन बना रहा है, कोई भी डिफरेंट इसका शो नहीं, स्ट्रक्चर शो कर रहा है। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। अब बाकी बचा फिर 2 ब्रोमो पेंटेन ही तो आंसर होगा। चलो देख लेते हैं, 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5 पेंटेन ही है ना भाई साहब कि, हाँ पेंटेन 2 पे है। अब 2 पे मैं इधर लगा दूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसका मतलब या तो H H H
ठीक, या तो H और H, मतलब इसके बगल वाले कार्बन को मैं अल्फा कार्बन बोल रहा हूँ और मैं इसके बगल वाले कार्बन को मैं बीटा कार्बन बोल रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं इसको भी तो बीटा कार्बन बोल सकता हूँ क्योंकि इधर भी पूरे कार्बन की चेन लेते हैं और इसके साथ कोई मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा अटैच नहीं है, यानी इसके पास भी H है हाइड्रोजन सेटिस्फाइड उसको हैलोजन्स को यानी वाटर के साथ निकलने के लिए। तो यहाँ से अगर निकलेगा तो हमारे पास ध्यान दो कार्बन 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 कार्बन, तो यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यही डबल बॉन्ड रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है। इसका मतलब कार्बन 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 5 कार्बन हो गए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। पहले 1 पे था 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन, अब की बार 1 2 3 4 5, अब की बार पेंट 2 इन। इसका मतलब 2 आइसोमेरिक एल्कीन बन सकते हैं। लेकिन तुम एक और चीज ध्यान दो, यहाँ पे 3 बन सकते हैं। कितने? 3। पहला तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, इसी का सिस और ट्रांस भी बन सकता है, इसी का सिस और ट्रांस भी बन सकता है। कैसे? यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कार्बन की 3 वैलेंसी तो 1 H, कार्बन की 3 वैलेंसी तो 1 H। अब इसी H को मैं अपोजिट कर दूं, इसी H को मैं अपोजिट कर दूं, तो यहाँ पे अब की बार क्या हो गया? ट्रांस हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे इसके 3 आइसोमेरिक एल्कीन जो सबसे ज्यादा है वो बन सकते हैं। क्लियर? तो अब हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या हो गया? आंसर नंबर 4 यानी 2 ब्रोमोपेंटेन हमारे पास क्या हो गया बच्चों? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या है? एन इंडिकेटर X, ठीक है, इज यूज्ड फॉर स्टडीइंग द इफेक्ट वेरिएशन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड। अच्छा ठीक है, ऑन रिएक्शन आयोडाइड एंड विद H2O2 टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, कर देते हैं पहले। आयोडाइड आयन की बात कर रहा है ना, यानी I माइनस होगा। अच्छा, H2O2 है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसकी फॉर्मेशन करता है, यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन करेगा आयोडीन की। इसकी फॉर्मेशन करेगा आयोडीन की, प्लस हमारे पास यहाँ से OH माइनस निकल जाएगा। अब OH माइनस क्यों निकाला भाई? जब एक इधर आयन लिया हुआ है तो इधर भी तो हम लोग आयन ही रिमूव करेंगे ना, इसलिए तो हमारे पास आयोडीन बन गया। ठीक है, अब भाई इसको क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। तो मैं ऐसे ध्यान रखना, जो H2 पर O2 है ये एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, जिसमें 1 माइनस से ये 0 में चला गया, यानी 1 माइनस, यानी हमारे पास यहाँ पे अगर -1 था तो ये 0 में आ गया, यानी उसने क्या कर दिया? चार्ज को बढ़ा दिया, इसलिए तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास कह रहा है कि रिएक्शन हो रही है X जो है हमारे पास यहाँ पे इंडिकेटर, ठीक है, ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है कंपाउंड A प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग क्या कराते हैं? जब आयोडीन की रिएक्शन हम लोग स्टार्च के साथ कराते हैं, इसके साथ आयोडीन की रिएक्शन हम लोग स्टार्च के साथ कराते हैं, तो ये एक प्रेजेंस शो करता है जो कि ये ब्लू कलर्ड कंपाउंड शो करता है। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे स्टार्च की प्रेजेंस के लिए हम लोग यहाँ पे एज अ इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। तो हमारे पास X जो हो गया वो हमारे पास क्या हो गया? आयोडीन। ठीक है, और मतलब X क्या हो गया? हमारे पास स्टार्च हो गया, और द X फॉर्म ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद कंपाउंड A जो कि हमारे पास क्या हो गया? आयोडीन हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 क्या यहाँ से हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? पक्का? तो स्टार्च के साथ आयोडीन की रिएक्शन हम लोग स्टार्च के साथ कराते हैं, जिससे हम लोग उसकी प्रेजेंस मिल जाती है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द मेजर कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओर सल्फाइड बेस्ड मिनरल्स। अब देखो, उन्होंने हमको सारे ओर दे रखे हुए हैं, अगर हमें इनके फॉर्मूला पता होंगे तो ही हम लोग आगे प्रोसीड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। खैर, इसका आंसर हमारे पास क्या कहते हैं? यहाँ पे सल्फराइट है, तो ये बात आप लोग ध्यान रख लेंगे। सिडराइट नहीं है, मैलेटाइट नहीं है, कैलेमान नहीं है। सिडराइट हमेशा, अच्छा सिडराइट हमेशा बहुत ईजी है, ये FeCO3 में हमारे पास आता है जब हम लोग आयरन का ओर पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो आयरन कोर हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं और उसमें सिडराइट का बहुत कॉमन नेम है। ठीक है, और सल्फराइट ये हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास ZnS होता है, जो कि तुमको ये ध्यान होगा ZnS प्लस O2 गिव्स आउट हमारे पास Zn प्लस SO2। यहाँ पे SO2 गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं, यहाँ पे रोस्टिंग होती है, तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड ओर यूज करते हैं। जिंक सल्फाइड ओर का क्या कॉमन नेम है? मतलब ओर का क्या नेम है? सल्फराइट ओर। ठीक है, अब यहाँ पे मैलिकाइट, अब यहाँ पे मैलिकाइट क्या? यहाँ पे हमारे पास CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइस, डॉट CuOH का होल ट्वाइस है, मतलब कहने का दोनों एक फॉर्मूले हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। कैलेमाइन हमारे पास सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हो, तो तुम इतना ध्यान रखो कि वो हमारे पास जिंक कार्बोनेट होता है। क्या होता है? जिंक कार्बोनेट। बाकी Zn4
यहाँ पे जिंक सिलिकेट, ठीक है, तो यहाँ पे ZnSi2O7 और OH का होल ट्वाइस, और यहाँ पे हमारे पास H2O। तो इतना बड़ा अगर फॉर्मूला तुम लोग नहीं याद रख सकते तो सिर्फ जिंक कार्बोनेट रखो, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, सिर्फ जिंक कार्बोनेट से भी काम चल जाएगा। लेकिन कहाँ पे हमारे पास सल्फाइड ओर है, हमारे पास सल्फाइड ओर सिर्फ और सिर्फ स्फेलेराइट में है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड इन एमाइल अल्कोहल। एमाइल अल्कोहल हमारे पास बच्चों 5 कार्बन का होता है। एक, रुको मैं डायरेक्ट बना देता हूँ उस तरह, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और एक के साथ यहाँ पे लगा होता है OH, इसको बोलते हैं एमाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, एमाइल अल्कोहल। बहुत जगह इस तरह भी होता है, 1 2 3 4 5 और बीच में आ गया OH, इसको भी बोलते हैं एमाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एमाइल अल्कोहल हैज़ एन, अच्छा ऑर्डर पूछ रहा है उसका, मतलब सॉरी कलर पूछ रहा है, क्या होगा यहाँ पे, इसका कलर हमारे पास हो जाता है ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, सिर्फ जो हमारे पास क्रोमियम पेंटाऑक्साइड जो है इज एन एक अनस्टेबल ब्लू कलर्ड कंपाउंड है, ठीक है। ये कंटेन करता है पर ऑक्साइड। क्या कंटेन करता है, पर ऑक्साइड ग्रुप कंटेन करता है। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिडिफाइड विद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विथ क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन। मतलब ये बनता कैसे, तो हम लोग इसकी रिएक्शन, भाई पर ऑक्साइड कहाँ से आएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से, और क्रोमियम है तो क्रोमियम कहाँ से आएगा, या तो क्रोमेट से आएगा या तो डाइक्रोमेट से आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास Cr2O7 दो हैं, तो इसलिए डाई और क्रोमेट, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। तो यहाँ से डाइक्रोमेट की रिएक्शन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ होती है। ये एसिडिफिकेशन रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे H+ का यूज होता है। जब भी एसिडिफिकेशन रिएक्शन होगी तो हमेशा प्रोडक्ट में वाटर जरूर रिलीज होगा। तो हमको इससे क्या मिल रहा है, हमको इससे मिल रहा है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड प्लस क्या निकल गया, वाटर निकल गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब ये जो सॉल्युबल होता है अनस्टेबल इन वाटर में, और स्टेबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एमाइल अल्कोहल, और इट अपीयर्स ब्लू इन कलर। अब कैसे, यहाँ पे तुम ध्यान दो, इसका मैं परऑक्साइड वाला बता देता हूँ। जैसे हमारे पास Cr है, ठीक है, यहाँ पे रहा ऑक्सीजन, यहाँ पे रहा ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी तो बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे रहा ऑक्सीजन, यहाँ पे रहा ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन। क्रोमियम की कितनी वैलेंसी होती है, 6, तो यहाँ पे अभी कितनी है, 4, तो इसीलिए यहाँ पे आता है 2। अब ये स्ट्रक्चर कुछ बटरफ्लाई जैसा है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये हमारे पास 2 O2 है ना, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं पर ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पर ऑक्साइड। क्लियर, अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे हमारे पास ये कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, और हम लोग ने इसकी फॉर्मेशन भी देख ली कि कैसे होती है, और स्ट्रक्चर भी देख लिया। क्लियर, किसकी मदद से, क्रोमेट या डाइक्रोमेट प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और एसिडिफिकेशन रिएक्शन है तो यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी लिया जाएगा। पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। मैग्नीज एक्सिबिट्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ बिल्कुल सही बात है, Mn2O7 तक आता है। लेकिन खैर हम यहाँ तक नहीं ध्यान रखना, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैग्नीज होता है हमारे पास 25, तो इसको लिखते हैं 4s2 3d7, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए, तो +7 हो गया। यानी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, मैग्नीज की होती है, तो ये प्लस, ये भी सही है, ठीक है। रुथेनियम एंड ओस्मियम एक्सिबिट्स +8, तुम लोग फेरस नेम से ध्यान रख सकते हो, Fe, ठीक, आयरन, Ru और OS, फेरस। तो मैं फेरस इसको ध्यान रखता हूं, इससे मुझे पता चलता है इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कैसे, 4s2 3d6, क्योंकि होता है 26, ये 3d सीरीज का मेंबर है, ठीक है। ये हमारे पास 4d सीरीज का मेंबर है, ये हमारे पास 5d सीरीज का मेंबर है, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। यहां से हमारे पास लैंथेनाइड स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी वजह से वो 71 से वहां से स्टार्ट करता है, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है, पक्का। तो इसके में जो हमारे पास ये होता है 44, ये होता है हमारे पास 26, और ये जहां तो होता है 77, ठीक है। लेकिन दो सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है, सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
अब यहाँ से हमारे पास रुथेनियम और ओस्मियम की बात कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड के साथ, तो इसी वजह से ये बनाता है IuO4 और OSO4, क्योंकि देर ऑक्साइड भी बोल रहा है तो इसलिए, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 और 1 हमारे पास क्या है, दोनों करेक्ट हैं। तुमको मैं प्रोडक्ट टेबल में भी दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दो, ये रहा हमारे पास फेरस, ये रहा हमारे पास रुथेनियम और ये रहा हमारे पास ओस्मियम। अरे सॉरी ओस्मियम का हमारे पास 76 होता है, गलती माय मिस्टेक, 77 नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास आगे कह रहा है स्कैंडियम शोज +4 कैसे शो करेगा भाई, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, यानी 4s2 3d1 हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो सारे इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, तो यानी हमारे पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन तो निकल पा रहे, इसलिए +3, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्रोमियम शोज +6 ऑक्सीडेशन नेचर, हाँ जाहिर सी बात है, क्रोमियम होता है हमारे पास 24, तो इसको लिखते कैसे हैं 4s1 3d5, क्योंकि हमको चाहिए 5, यानी अरे यहाँ पे इस तरह 1 2 3 4 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल शो कर रहा है, तो ये मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो टोटल कितना हो गया +6, तो यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 भी हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो यानी 1 भी 2 भी और 4 भी, 1 भी 2 भी और 4 भी, यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, सबको अच्छे समझ आए, पक्का कोई भी डाउट नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉलोइंग टेट्रापेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड पता है क्या होता है, जैसे हमारे पास एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे का हमारे पास नाइट्रोजन या उसका अमीन ग्रुप, अरे मैं इसको इधर बना देता हूँ थोड़ा सा गैप लेके, H और यहाँ पे क्या आता है NH2, और NH2 को मैंने ओपन कर दिया, COH को ओपन कर दिया, तो इसका H और OH निकल जाता है, इसका H और OH निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे बचा NH। तो ये जो बॉन्ड बना रहा है इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसे यहाँ पे कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स शो करके हमारे पास कितने एमिनो एसिड शो कर रहे हैं। देखो ये सब जो हमारे पास एमिनो एसिड के कोड लेटर्स हैं, क्या है हमारे पास, एमिनो एसिड के कोड लेटर्स है, ठीक, अच्छा इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे तुमको एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ से हमारे पास कितने अमीनो एसिड निकल रहे हैं। देखो तुमको एक बात ध्यान रखनी है कि अमीनो एसिड हमारे पास कार्बन जरूर होगा, उसके साथ H जरूर होगा, उसके साथ NH2 जरूर होगा और उसके साथ COH जरूर होगा। जो कार्बन की चौथी वैलेंसी है उसी के साथ सारा का सारा झोल है, ठीक है। अब उसके साथ या तो देखो, अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, COH है, ये भाई ये कार्बन है, ठीक है, उसके साथ COH है, उसके साथ NH2 है, ठीक है। इसका मतलब कार्बन के साथ यहाँ पे एक और H होगा और एक ये पूरा ग्रुप है, तो इसका मतलब एक ये निकल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड भी तो बन रहे हैं, यहाँ पे देखो एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे भी तो बन रहा है, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास एक कंपाउंड ये हो गया, मैं बना देता हूँ इस तरह, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारे पास COH, अरे यार ये भी देखो यहाँ पे है एक पेप्टाइड बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं निकल रहा होगा, ध्यान देते हैं। तो इसका मतलब ये कार्बन है जिसके साथ COH था, तो यहाँ से एक निकल गया, उसके साथ एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और उसके साथ ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब ये हमारे पास ये पूरा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक NH2 है, एक C डबल बॉन्ड OH है और एक कार्बन के साथ H है और एक कार्बन के साथ पूरा एक ग्रुप लगा है, यानी हमारे पास दूसरा हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा भाई, तो इसका मतलब ये लोग भी तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो 1 और 2 यानी 4 हो तो गए हमारे पास पेप्टाइड। अब कौन कौन से हैं, चलो वो देखते हैं। हमारे पास जब भी इस तरह आप लोग को बेंजीन यानी फिनॉल जो ग्रुप दिखे, मतलब अल्कोहल बेंजीन और उसके साथ लगा हुआ CH2 ग्रुप अगर आप लोग को दिखे, तो हमेशा समझ जाना ये हमारे पास टायरोसिन का ही फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास बचा हुआ इस तरह, तुम लोग को इस तरह दिख रहा है कार्बन 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 और इस तरह ये आइसो वर्ल्ड मिल जाए तो ये हमेशा ल्यूसीन की फॉर्मेशन करता है। आइसो वर्ल्ड हमेशा किसके साथ फॉर्मेशन करता है, ल्यूसीन की फॉर्मेशन करता है। और अगर तुम लोग को C डबल बॉन्ड O OH और एक और इस तरह C डबल बॉन्ड O और OH मिल जाए तो इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना।
तो तुम लोग को ल्यूसीन का पता चल गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या कहते हैं, तुमको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो अगर तुम लोग को इस तरह कार्बन के साथ, मैंने बताया ना ये पूरा कंपाउंड सेम चलेगा, तो उसके साथ CH2 और फिनाइल अलग है। यहाँ पे ल्यूसीन के साथ देखो ये इस तरह आइसोप्रोपाइल अलग है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ देखो C एक और OH आ गया, इसको बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्पार्टिक एसिड। फिनाइल अमीन F से शुरू हो लगता है ना, फिनाइल, तो इसका F होता है। ल्यूसीन का हमेशा मेरे पास L रहेगा, इस तरह ध्यान रखना है। यहाँ पे एस्पर्टिक एसिड है। अच्छा एस्पर्टिक एसिड ऐसा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, शायद तुम लोग को पता नहीं, थोड़ा सा अजीब लगे। एस्पर्टिक एसिड यहाँ पे एडिपिक एसिड को एस्पर्टिक एसिड कुछ सेम लग रहा है, तो एडिपिक एसिड में D आता है तो इस तरह इसका D हो जाता है। ट्रायोसिन में इसका Y आता है तो ये Y हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पूरा का पूरा करेक्ट हो जाता है। बाकी बचा एमिनो एसिड। देखो यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन है ना, ये कार्बन है सॉरी, इसके साथ C डबल बॉन्ड OH जा रहा है, इसके साथ NH2 जा रहा है, इसके पास CH2 फिनाइल जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से फिनाइल एनेलाइन, ठीक है, फिनाइल एलेनाइन, ठीक है। और हमारे पास बचा हुआ सिर्फ और सिर्फ ये कंपाउंड, क्योंकि इस कंपाउंड के साथ हमारे पास कार्बन है, उसके साथ COH लगा हुआ है, फिर एक इधर COH है, फिर एक इधर NH2 है, तो 2 COH आ रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं एस्पर्टिक एसिड, ठीक है। बाकी ये हमारे पास पूरा बचा टायरोसिन। तो ये थे हमारे पास सारे के सारे एमिनो एसिड्स और उसके थोड़े से कोड लेटर नेमिंग्स, ठीक है। सबको अच्छे समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। उन्होंने हमको ये प्रोडक्ट दे रखा हुआ है। अच्छा अब इस प्रोडक्ट से हम इसका कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा H+ है, यानी H+ बेस को क्या पसंद है, H+, तो वो H+ को निकालेगा, तो वो H+ के फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं तुमको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ ये वाला। अब जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे लगा हुआ है CH3 ग्रुप, यहाँ पे लगा दिया हमने CH3 ग्रुप, ठीक है, और हमारे पास लगा हुआ उसके साथ ये पूरा ऐसे एक ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे ग्रुप लगा हुआ है, एक ऐसे ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है OH, ठीक है। अब ये बेस को क्या पसंद है, H+, तो वो यहाँ से जो हाइड्रोलिसिस जो H+ है, जो H3O+ है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा H+ है वो इससे अट्रैक्ट करेगा, यानी इसके लोन पेयर के साथ आके अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे इस तरह अरे एक H बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास OH2 है, जो कि OH2+ एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप रिमूव करेगा, तो इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, चलो मैंने इसको हटा दिया, कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। अब कार्बन पे प्लस चार्ज जैसे ही आता है तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज तो हटाना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ से देखो पहले 1 2 3 4 और 5 कार्बन की रिंग है, इसका मतलब रिंग एक्सपैंड कर सकती है, यानी रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे 6 कार्बन की रिंग बन सकती है। 6 कार्बन रिंग की बनने के लिए हमें बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इस यहाँ पे जो कार्बन है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ पे जो कार्बन है और यहाँ पे जो कार्बन है, इसका मतलब मैं किसी कार्बन को माइनस चार्ज दे दूँ, किसी कार्बन को प्लस चार्ज दे दूँ, ठीक है। लेकिन अब मुझे बॉन्ड मिलाना है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटा करके मैं यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज दे देता हूँ, यहाँ पे माइनस चार्ज दे देता हूँ। अब जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड इसके साथ मिलना स्टार्ट होगा, तो ये बॉन्ड जैसे इसके साथ मिलेगा, तो ध्यान देना इस कार्बन पे 1 वाले कार्बन पे है प्लस चार्ज, तो 6 कार्बन की रिंग बन चुकी है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हमारे पास कितने कार्बन की रिंग बन गई, 6 कार्बन की। तो अब एक कार्बन पे यानी 1 2 3 4 5 और 6, 1 वाले कार्बन पे था प्लस चार्ज, और उसके साथ हमारे पास लगा हुआ था एक मिथाइल ग्रुप, तो उसके साथ लगा हुआ था यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, और जो आखिरी में जो बॉन्ड जो छठा है उसके साथ लगा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप, जो छठा है उसके साथ लगा हुआ है यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे क्लियर। अब इस कार्बन पे यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है अभी, ठीक है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो अपने हाइड्रोजन यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को दे करके जाएगा, जो H+ जैसे आया था वो वैसे ही निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से इस बॉन्ड पे दे के जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ से बॉन्ड निकला, यहाँ से हटा, और यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस चार्ज, मतलब डबल बॉन्ड आ गया, यानी एल्कीन की फॉर्मेशन करी। अब देखो हमारे पास क्या ऐसा कोई कंपाउंड है हमारे पास, हाँ ये वाला कंपाउंड है, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास क्या हो गया, एज अ मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में करेक्ट हो गया। पक्का अच्छे से समझा, कोई भी डाउट नहीं था, बस खाली हम लोग ने क्या किया, यहाँ से OH को निकाला, रिंग का एक्सपेंशन किया, और यहाँ से कार्बन की वैलेंसी कम थी, तो हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर यहाँ पे चला गया H+ के फॉर्म में, बस क्लियर। अब समझ आया, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है वांट ऑफ फैक्टर KF यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। सॉल्यूशन विथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और एजियोट्रॉप की बात कर रहा है, ठीक है, एजियोट्रॉप मिक्सचर्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको एक बात ध्यान देनी है कि हमारे पास जो आई होता है वांट ऑफ फैक्टर है, ठीक है, उन्होंने लिख के भी दे रखा हुआ है। आई के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एक हमारा ऊपर ना के टर्म में याद रखा करो, ना मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और नीचे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से ये तो बन गया, ठीक है, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक और फॉर्मूला OC यानी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, इसका क्या एक और फॉर्मूला होता है, हाँ इसका एक और फॉर्मूला होता है, ऊपर आफ्टर मतलब जो अल्फा जो बात करते हैं आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नीचे वाला बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब या तो एसोसिएट हो रहा है या तो डिसोसिएट हो रहा है, दोनों में से कुछ भी। KF हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट रहता है, जो कि KF का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। अगर वांट ऑफ फैक्टर के साथ चल रहे हैं तो इंटू में I, M हमारे पास हो जाता है मोलैलिटी, KF हमारे पास टेम्परेचर जो कि डेल्टा TF है, चेंज बता रहा है। तो पहला फ्रीजिंग पॉइंट जो रहेगा वो प्योर का रहेगा, फिर हमारे पास क्या रहेगा सॉल्यूशन का डेल्टा TF माइनस का TF रहेगा, ठीक है। बाकी KF तो सब लोग तो बाकी जानते ही है, डिप्रेशन कांस्टेंट, वाटर में इसकी यूनिट 1.86 होती है। खैर, तो यहाँ से सॉल्यूशन विथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो देखो इसका चला गया हमारे पास ये वाला, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमारे पास ये वाला चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखो हमारे पास सिर्फ आइसोटोनिक होता है नहीं, हमारे पास हाइपरटोनिक भी होता है, हाइपरटोनिक भी होता है, और हमारे पास हाइपोटोनिक भी होता है। हाइपरटोनिक मतलब वहां पे जो पाई 1 है वो मान लेते हैं ज्यादा है पाई 2 से, और जो ज्यादा है वो हाइपर, जो कम है वो हाइपो। अगर यही दोनों पाई 1 और पाई 2 ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है ना, अगर यही दोनों अगर सेम हो जाते तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है आइसोटोनिक। क्या हो जाता है आइसोटोनिक, जो कि कहाँ से आते हैं ये सब हमारे कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से आते हैं, ठीक है। अब एजियोट्रॉपिक में देखो उन्होंने साफ साफ हमें डेफिनेशन ही देव के फॉर्म में दे रखा हुआ है, सॉल्यूशन विथ सेम कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर अबव इट। मतलब कहने का है सॉल्यूशन जो है, जो उसका कॉम्पोजिशन है, उसकी जो वेपर बन रही है वो जल्दी निकल रही है, तो वही। अब यहाँ पे पॉजिटिव एजियोट्रॉप, निगेटिव एजियोट्रॉप, तो सब टर्म में आता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर D का 4 है, तो D का 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद C का सेकंड है, C का सेकंड है, D का 4 और C का सेकंड हो गया, ठीक है। A का हमारे पास थर्ड हो गया, A का हमारे पास थर्ड हो गया, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। अच्छा, ठीक है। अब यहां से हमें Fe(F6) दे रखा हुआ है, CO दे रखा हुआ है, COF6 दे रखा हुआ है। पहली बात, जो F है वो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो पेयरिंग। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। हमारे पास OX यानी C2O4 2-, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेट आयन, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग अकर्स, यहाँ पे नो पेयरिंग अकर्स। बाकी और कोई है, बाकी और कोई नहीं, चलो देख लेते हैं। देखो Fe की बात कर रहे हैं, Fe की बात कर रहे हैं, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास Fe होता है कितना, चलो इधर देखते हैं। Fe और CO है ना, बस खाली Fe है और CO है, ठीक है। Fe हमारे पास 26 होता है, जिसको हम लोग 4s2 3d6 लिखते हैं, ठीक है। CO हमारे पास 27 होता है, जिसको हम लोग 4s2 3d7 लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग इसके d ऑर्बिटल्स की ही बात कर रहे हैं मेनली, तो 1 2 3 4 5 और एक ये रहा 6, और यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे इस तरह 1 2 3 4 5 6 और 7, जो कि इसकी फिलिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो पहले वाले में हम लोग से कह रहा है Fe 3- है, यहाँ पे Fe एक है 3- है, और यहाँ पे एक CO है जो कि 3-, सबकी 3-, सबकी 3- है। चलो ठीक है, बात खत्म अब यहाँ पे, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें मान लेते हैं Fe वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी, अगर बाहर चार्ज 3 माइनस है, यानी Fe के ऊपर चार्ज कितना है 3 प्लस है, CO के ऊपर चार्ज कितना है 3 प्लस है, ठीक है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, इसका मतलब D में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन Fe तो हमारे पास जो F है फ्लोरीन, वो हमारे पास वीक फील्डिंग है, इसका मतलब पेयरिंग नहीं कराएगा, इसका मतलब यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, यानी हमारे पास 6 बचा, तो यानी 1 हम इसको हटा देते हैं तो हमारे पास 6 हो गए, यानी इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास 4 है, यानी ये वाला ज्यादा हो गया। अब देखो इसका मतलब CO जो है पेयरिंग अभी नहीं करा रहे, इसका मतलब CO फ्लोरीन के साथ होगा और Fe फ्लोरीन के साथ है, तो पहले फ्लोरीन वाले होंगे, फिर हमारे पास ऑक्सिलेट वाला होगा। ऑक्सिलेट वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो हमारे पास कितने बचे, इस तरह हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे। अब वो पेयरिंग कराएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे और ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे, तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे पेयरिंग होगी। अब यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 0, तो इस वजह से हमारे पास इस तरह हो जाएगा। तो अब देखिए जरा, यहाँ पे इसका मतलब पहले Fe वाला आ रहा है, मतलब पहले F वाला आ रहा है, फिर F वाला आ रहा है, फिर ऑक्सिलेट आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया। क्लियर, अच्छे समझ आया, पक्का ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा हुआ, ठीक है। इलास्टोमेरिक पॉलीमर, इलास्टोमेरिक मतलब समझ रहे हो, इलास्टिक फॉर्म में, यानी खिंचाव होगा, यानी रबर बैंड टाइप में। तो रबर बैंड टाइप में हमारे पास जो इलास्टोमर है वो हमारे पास आता है नियोप्रीन के फॉर्म में। किस फॉर्म में आता है, नियोप्रीन के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, नियोप्रीन। अब तुम नियोप्रीन का मतलब समझते हो, नियोप्रीन, यहाँ पे ध्यान दो, नियोप्रीन जो एक पॉलीमर है जो कि ऑब्टेन्ड होता है क्लोरोप्रीन में से। क्लोरोप्रीन में से, क्लोरोप्रीन क्या होता है, इस तरह है, अरे ब्यूट, पहले 4 कार्बन बनाओ, 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन। अब इसी का हम लोग पॉलीमराइजेशन करा देते हैं, यानी पॉलीमर्स के फॉर्म में, यानी बहुत सारे ले आते हैं, तो यहाँ पे वो इस तरह बन जाता है, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बस खाली बीच में आ जाएगा बस। बहुत जगह वो साइड में भी दिखाते हैं, बहुत जगह बीच में दिखाते हैं, लेकिन जो करेक्ट फॉर्मूला होता है वो हमारे पास इस तरह बीच वाला होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, नियोप्रीन, समझ आया, खैर ठीक है। तो नियोप्रीन बेसिकली एक इलास्टोमेरिक पॉलीमर है जो कि सिंथेटिक है, ठीक है, जो कि बिहेव करता है, कैन स्ट्रेच एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, जैसे रबर बैंड होती है, ठीक। अब हमारे पास क्या है, फाइबर पॉलीमर। जो फाइबर पॉलीमर होता है वो हमारा होता है पॉलिस्टर। क्या होता है, पॉलिस्टर, मतलब इससे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जो फाइबर्स बनाए जाते हैं हम उनकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, पॉलीस्टर जो है इज कॉमनली यूज्ड इन फाइबर्स फॉर मेकिंग फैब्रिक्स ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ एंड थ्रेड फॉर्मिंग एबिलिटी। तो जो फाइबर पॉलीमर अच्छे समझ गए, जो कि हमारे पास फाइबर और फैब्रिक्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। क्या है हमारे पास, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक तो मतलब समझ ही गए होगे, तो पॉलीस्टीरीन जो होते हैं वो हमारे पास प्लास्टिक के होते हैं। बचा क्या हमारे पास, थर्मोसेटिंग, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया NH2 CO NH2, ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, यहां से इन दोनों को मिला करके हमको मिलता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या मिलता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यहाँ से हमारे पास बेसिकली इसका जो बनता है, यहाँ से C डबल बॉन्ड O रहता है, यहाँ पे NH आ जाता है, यहाँ पे NH आ जाता है, इसका एक H निकल जाता है CH2 के फॉर्म में, इसका एक H निकल जाता है CH2 के फॉर्म में। तो यहीं से जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का फॉर्मूला बनता है। मतलब कहने का है, जो हमारे पास थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आते हैं वो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, और जो थर्मोप्लास्टिक हैं वो आते हैं पॉलीस्टीरीन में। इसका मतलब यहाँ से हम लोग थर्मोसेटिंग, इट हार्डनेस इरिवर्सिबली ऑन हीटिंग एंड इज यूज्ड इन एडहेसिव एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में हमारे पास कहाँ से यूज होता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का, ठीक है। पॉलीस्टीरीन क्या है, सॉफ्टनेड ऑन हीटिंग एंड कैन बी रीमोल्ड, मतलब उसको हम लोग वापस से बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की तो बात करते हैं, प्लास्टिक को हमने पिघलाया, फिर उसकी शेप चेंज किया, फिर वैसे, तो सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन बी रीमोल्ड। तो यहाँ तक अच्छे समझ आ गया, ठीक है। तुमको यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी समझ आ गया,
पूरा का पूरा ये हमारे पास इस तरह इसकी फॉर्मेशन होती है। हमारे पास ये होता है यूरिया, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इन दोनों से मिला करके यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कम है तो यहाँ पे OH लगा लो और यहाँ पे OH लगा लो, इसको बोलते हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर फॉर ग्रोथ ऑफ फिश। ठीक है, यानी डिजोल्व ऑक्सीजन एक DO की बात कर रहा है और एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और BOD की बात कर। अच्छा, तुमको पता है जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग जो वाटर जो पीते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, उसमें कितना ppm से वो कम होना चाहिए, वो लेस देन 1 ppm होना चाहिए, तभी वो एकदम साफ पानी होगा और वो पीने के लिए स्वच्छ यानी क्लियर होगा, यानी क्लीन होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के अकॉर्डिंग फिश ग्रोथ के लिए कितनी होनी चाहिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर के अंदर, वो होना चाहिए 6 ppm तक। ठीक है, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन क्लीन वाटर शुड बी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए होना चाहिए लेस देन 5 ppm। अगर मोर देन 5 ppm जा रहा है तो वो एक्वेटिक फिश के लिए यानी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए वो क्या है, हार्मफुल। कैसे, और यहाँ पे मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो उसकी डेफिनेशन के फॉर्म में मैंने लिखा। देखो, मैं लिखता ही इतना ईजी हूँ ताकि तुम लोग को बस खाली रीड करके ही याद हो जाए, लर्न ना करना पड़े। तो फिश एंड एक्वेटिक लाइफ नीड अ मैक्सिमम लेवल ऑफ DO। DO की यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, जो कि सर्वाइव एनिमल्स के लिए। तो फिश एंड एक्वेटिक लाइफ नीड अ मिनिमम लेवल ऑफ DO टू सर्वाइव। मिनिमम DO कितना है फॉर फिश टू ग्रो हेल्थीली, मोर देन 6 ppm। ठीक है, अगर उससे कम हो रहा है, अगर DO हमारे पास लेस देन कम, मतलब उसके लेस देन है, उससे कम है, तो स्ट्रेस यानी क्या कहते हैं, परेशानी क्रिएट करेगा और डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स यानी ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, it measure the amount of oxygen microorganisms need to break down organic matter in water। अब भाई फिश हैं तो ठीक है, उनसे भी कुछ पानी खराब होता होगा, तो उस पानी को हमें क्या, हायर BOD मीन्स अगर पानी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है तो वो मोर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। क्लीन वाटर शुड हैव लेस देन 5 ppm। ठीक है, तो मोर देन 5 ppm इंडिकेट्स मोर पॉल्यूशन और पुअर क्वालिटी। इसका मतलब जो y है वो हमारे पास 5 है, जो x है वो हमारे पास 6 है, तो हमारे पास ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। x हमारे पास 5 है, x हमारे पास 6 है और y हमारे पास 5 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को पूरे कंपाउंड देखा है, मैं इस पूरे कंपाउंड को फटाक से जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, मैंने इस तरह किया, इस तरह यहाँ पे किया। यहाँ पे हमारे पास कार्बन है जिसके साथ C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन ग्रुप है। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रीट करा रहे हैं NaCN के साथ, Na+CN- यानी Na+ हो गया, CN- हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है, माइनस, यहाँ पे ब्रेकिंग कैसे होती है, पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव वाला यहाँ पे अटैक मारेगा, तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कैसे रिएक्शन हो जाएगी। मैं इस पूरे कंपाउंड को A ले लूँ, मैंने इस पूरे कंपाउंड को A ले लिया है, यहाँ पे CO- हो जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा, मैं CH3 को इधर ले लेता हूँ और मैंने CN को क्या कर लिया, इधर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास जो इसकी रिएक्शन कह रहा था, वो कह रहा था इथाइल एल्कोहल और उसका हाइड्रोलिसिस। CN का जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके साथ हमें रिएजेंट कौन सा दिया, इथाइल एल्कोहल। तो यहाँ से हमारे पास ये जो पूरा एक कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे O- हाइड्रोलिसिस किया तो उसके पास चला जाएगा OH, उसको वहाँ से उससे H मिल जाएगा। ठीक है, नीचे हमारे पास CH3 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, CN का हाइड्रोलिसिस करने से कार्बोक्सिलिक एसिड, CN का रिडक्शन करने से अमीन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे COOH आ गया, और यहाँ पे OH नहीं आएगा। अब H क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमको दिया हुआ इथाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे आ जाएगा OET। क्लियर, इतना अच्छे समझ आया, पक्का ना। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, यहाँ से हम लोग को दे रखा हुआ है इन्होंने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ही दे रखा हुआ है ना। हाँ, ये देखो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एक्सिस में दे रखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ से जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो CH3 Mg और Br, इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है, इस तरह। तो यहाँ पे आता है माइनस, यहाँ पे आता है प्लस, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की ब्रेकिंग यहाँ पे कैसे होगी, यहाँ पे O-प्लस, तो मिथाइल कहाँ अटैक मारेगा, मिथाइल यहाँ पे अटैक मारेगा। ठीक है, मिथाइल को अटैक कर लेने दो, मिथाइल यहाँ पे अटैक मारेगा तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन के पास, यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल। ठीक है, अच्छा,
ऊपर क्या चला जाएगा, ऊपर हमारे पास MgBr चला जाएगा, जाने दो उसको MgBr। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा MgBr आ जाएगा। जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे O- और ये रहा प्लस, हाइड्रोलिसिस में H प्लस OH माइनस H प्लस यहाँ पे जाएगा, तो हमारे पास ये जो पूरा कंपाउंड है ये हमारे पास बन जाएगा OH, ठीक है। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सिस में है तो वापस से रिएक्शन करेगा, वापस से रिएक्शन करने का मतलब जो हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये वापस से रिएक्शन करेगा। अब की बार कार्बन यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड एक हट जाएगा, यहाँ से बॉन्ड हटा दो। अब की बार फिर से कार्बन पे पॉजिटिव, इसके पास निगेटिव, तो पॉजिटिव वाला ये वाला हमारे पास निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, निगेटिव वाला कहाँ जाएगा इसके पास। तो यहाँ से हमारे पास ये पूरा कंपाउंड देखो किस तरह बन जाएगा, यहाँ से ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे आ गया मिथाइल ग्रुप आ गया, ठीक है। और बस, तो यहाँ से इसकी पूरी वैलेंसी क्या हो गई, सेटिस्फाइड। Mg के साथ क्या निकल गया, एक Br निकल गया और एक हमारे पास O इथाइल ग्रुप क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो हमारे पास देखो एक कार्बन के पास है हमारे पास 2 मिथाइल और OH, फिर उसके बगल वाले कार्बन पास है मिथाइल और OH। अब देखो ऐसा कहीं बन रहा है, देखो एक कार्बन के पास है मिथाइल और OH, NH2 तो बन ही नहीं रहा, NH2 तो हटा दो पहले ही, और पहले वाले में हमारे पास Cl 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 Cn बन रहा था, OH बन रहा था, Cn बन रहा था, OH बन रहा था, C2OH O इथाइल, यानी C2CO2O इथाइल हमारे पास बन रहा था, तभी तो ऐसे बन रहा था, यहाँ पे O इथाइल ये हमारे पास बन रहा था। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 का पहला वाला यहाँ से तो करेक्ट हो गया। एक कार्बन के पास 2 मिथाइल और OH, एक कार्बन पास मिथाइल और OH, यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास क्या करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि तुमने ध्यान दिया था ना, पहले हमारे पास क्या बन रहा था, O इथाइल बन रहा था, फिर हमारे पास क्या बन रहा था, पूरा ये कंपाउंड बन रहा था। क्लियर, अच्छे से समझ आए, कोई भी डाउट नहीं था तक। देखो बहुत इजी था, बस खाली हमें थोड़ा सा रिएक्शंस पता होनी चाहिए थी, कौन किसके साथ रिएक्ट करेंगे, कैसे फॉर्म करता है। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, उसमें क्या कह रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन हाइड्रोकार्बन ए अंडरगोस कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, इट रिक्वायर्स 9.5 इक्विवेलेंट, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब हाइड्रोकार्बन है मेरे पास, अच्छा हाइड्रोकार्बन हमको पता ही नहीं है क्या है, तो हम मान लेते हैं कार्बन हमारे पास क्या कहते हैं X है, और H मेरे पास हमको H भी नहीं पता है, तो H मान लेते हैं Y है, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हम लोग को यहाँ से CO2 प्लस H2O ये 110% मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास अगर कार्बन CX है तो बैलेंसिंग के लिए हम CX कर लेते हैं। H हमारे पास Y है, लेकिन H हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 2 H हैं, तो हम इसीलिए यहाँ पे y/2 कर देते हैं, जिससे 2 कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। अब हमको ऑक्सीजन की भी तो बैलेंसिंग करनी है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन को क्यों छोड़ोगे भाई। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यानी हमारे पास हो रहा है 2x, प्लस यहाँ पे हमारे पास y/2 ऑक्सीजन प्लस y/2 ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन ये सब तो सिंगल ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पे है O2, इसीलिए हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है x प्लस y/4, क्या आ जाता है, x प्लस y/4, यानी हमारे पास जो हम इसकी वैल्यू जो पुटअप करेंगे यहाँ पे, वो हम लोग क्या पुटअप करेंगे, x प्लस y/4, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है O2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हमको एक बात ध्यान रखनी है, सबकी हम लोग वैल्यूज फाइंड कर ले तो हो जाएगा। अब तुमको ध्यान दो, O2 हमको कितना दिया हुआ है, O2 हमको दिया हुआ है 9.5, यानी x प्लस y/4 हम लोग को कितना दिया हुआ है, 9.5, ठीक है। और वाटर का हम लोग को कितना दिया हुआ है, 3 इक्विवेलेंट, यानी हम लोग इसको मैं यहाँ पे इस तरह लिखता हूँ, यहाँ पे हमको y/2 इज इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है 3, यानी y हमारे पास यहाँ से 6 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लोग y की जगह यहाँ पे अगर 6 पुटअप कर दें, तो यहाँ से हमारे पास 2 3 6, यानी हम लोग, चलो हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं, क्या करना, हमारे पास x प्लस 6/4 है, यानी इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से 1.5 आ जाएगा, और उधर 9.5 है, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसे, तो हमारे पास यानी x 8 आ रहा है, यानी c 8 आ रहा है, और y हमारे पास यानी h 6 आ रहा है, c 8 h 6, यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया यहाँ से। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निकल इज बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ सिन गैस एंड एडिबल फैट्स। नहीं, यहाँ से गलत है, सिन गैस हमारे पास क्या होती है, CO प्लस H2, ठीक। अब
यहाँ से हम लोग कह रहे हैं निकिल यूज कर रहे हैं कैटलिस्ट, नहीं, निकिल हमारे पास जो कैटलिस्ट यूज होता है वो हाइड्रोजिनेशन में कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होता है, हाइड्रोजिनेशन में। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है मेरे पास कोई एक एल्कीन कंपाउंड है, उसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, यहाँ पे H2 हमने रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लैटिनम और पैलेडियम। तो यहाँ से एक H इसके पास जाता है, एक H इसके पास जाता है, जिसकी मदद से वो एल्कीन की फॉर्मेशन कर देता है। या हाइड्रोजन ऑयल से हम लोग हाइड्रोजन घी में कन्वर्ट करते हैं, या वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी वाला, सुना है ना, हाँ बस वही चीज़ है। तो यानी स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। सिलिकॉन फॉर्म बोथ इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाँ ठीक है, जो सिलिकॉन जो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिलिकेन्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सिलिकेन्स। जैसे SiH4 हो गया, ठीक है, Si2H8 हो गया, तो ये सब जो फॉर्म होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। तो ये बात तो सही है कि जो सिलिकॉन्स होते हैं बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, यानी SiH4 है ना, तो ये हाइड्राइड हो गया और ये सिलिकॉन हो गया, क्लियर। और इसी पूरे कंपाउंड्स को हम लोग जो सिलिकेन्स फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं सिलिकेन्स, मतलब सिलिकॉन फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं सिलिकेन्स। तो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है हमारे पास इनकरेक्ट है और 2 करेक्ट है, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से हो जाएगा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट, ठीक है। U इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस Q प्लस P डेल्टा V, अच्छा ठीक है। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H का माइनस T डेल्टा, हाँ ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारे पास डेल्टा G है वो हमारे पास डेल्टा H का माइनस T डेल्टा S, डेल्टा S एंट्रोपी एंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। Q S हमारे पास, हाँ ये भी डेल्टा S हमारे पास क्या है, हमारे पास Q इरिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल चेंज का ये फॉर्मूला है, Q हमारे पास हीट के टर्म है, तो ये भी डेल्टा S का हमारे पास ये भी फॉर्मूला करेक्ट है। यानी हमारे पास B और C तो करेक्ट है, B और C यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसका मतलब देखो B, जब B C हमको दोनों करेक्ट मिल गए हैं, इसका मतलब A और D तो इनकरेक्ट होगा ना, तो देखो D यहाँ पे आ रहा है, D हटा दो यहाँ से, D यहाँ पे आ रहा है, D हटा दो यहाँ से, A कि B के साथ हमारे पास C आना चाहिए तो हमारे पास C आना चाहिए, तो यानी A भी हमारे पास इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ से क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस का डेल्टा NRT, यानी ऑप्शन यहाँ पे प्लस होता तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाता, प्लस नहीं है तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहना है, द डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, अच्छा ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, इसको रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी लग रही है उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। यहाँ से कह रहा है कि बोरॉन टू एल्यूमिनियम मच लार्जर है, हाँ जाहिर सी बात है, बोरॉन टू एल्यूमिनियम क्या है, मच लार्जर है, ठीक है। दैट एल्यूमिनियम टू गैलियम मच लार्जर देन फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम, देखो जो बोरॉन की जो होती है वो लगभग 833 यानी 800 के करीब होती है, जो एल्यूमिनियम की होती है वो शायद 572 के अप्रॉक्स होती है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की तो हमारे पास इतनी है, लेकिन अब हमारे पास गैलियम की क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, इस वजह से हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ से जो डिक्रीज इन आइजेशन एंथैल्पी है, बोरॉन टू एल्यूमिनियम मच लार्जर है देन एल्यूमिनियम टू गैलियम, गैलियम की शायद 593 कुछ ऐसे ही होती है, तो बोरॉन टू एल्यूमिनियम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम क्या है, थोड़ी सी कम है, तो यानी स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दी ऑर्बिटल्स इन गैलियम आर कंप्लीटली फिल्ड, ऐसा है, गैलियम हमारे पास होता है 31, अब मैंने कैसे पता किया, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, बोरॉन 5 8 जोड़ा तो 13, 18 जोड़ा तो 31, ठीक है। तो यहां से हमारे पास, ठीक है, यहां तक हो गया, आर्गन तक हो गया। आर्गन के बाद हम लोग कैसे चलते हैं, 4s2, तो 4s2 3d10, 4s2 हमारे पास हो गया 20, 3d10 हो गया 30, और यानी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 4p1, अगर 4p1 हम लोग हटा देंगे तो 3d10 और 4s2 तो फुल्ली फिल्ड है, इसका मतलब ये भी हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 भी हमारे पास क्या है बच्चों, करेक्ट है। तो यानी हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 और 1 दोनों बोथ आर करेक्ट, यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा,
क्लियर। देखो बोरॉन और एल्यूमिनियम का ये रीजन ही यही है कि क्या कहते हैं, जो उनका जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वजह से ही यहाँ पे सब कुछ होता है। न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन की वजह से ही इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें इतना डिफरेंस आता है, और गैलियम से लेके यहाँ तक डिफरेंस नहीं आता है। जो हमारे पास जो रेगुलर ट्रेंड है वो हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यहाँ से ऐसा है। देखो साइज बढ़ता जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी इस तरह हो जानी चाहिए, लेकिन इनमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन की मदद से इररेगुलर ट्रेंड शो करता है, इसीलिए। ठीक है, तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता चला यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के ऊपर। कहाँ पे आ गए, सेक्शन बी के ऊपर। अब यहाँ से हमारे जितने भी सब रहेंगे सॉल्विंग क्वेश्चंस, हमें सबके आंसर पता करने होंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में, और यहाँ पे लिख देना होगा। यहाँ पे नहीं लिखना होगा आपको, जहाँ पे भी टाइप करना होगा। ठीक है, अब चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या कह रहा है, एज्यूम दैट द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इतना एंगस्ट्रॉन्ग दे रखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हीलियम, यहाँ पे बोर्स ऑर्बिट यानी इसकी बात हो रही, शेल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो हमारे पास ये वाला लगता है, Rn इज इक्वल टू R1 टिक डॉट n स्क्वायर अपॉन z, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, z एटॉमिक नंबर और n हमारे पास ऑर्बिट। ठीक, इतनी बात क्लियर। अच्छा ठीक है, अब यहां से हमारे पास देखो R1 दे रखी हुई है 0.6 एंगस्ट्रॉन्ग, लेकिन हमसे कह रहा है पिकोमीटर में, तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर। क्लियर। अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमारे पास कैसे आंसर आएगा, यहां से हम लोग को Rn जगह हम लोग को यहाँ पे हीलियम दे रखा हुआ, देखो थर्ड ऑर्बिट यानी सबसे बाहर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने थर्ड ऑर्बिट भी लिया और हीलियम He+ लिया। अच्छा, जो भी बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो सब एप्लीकेबल है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के ऊपर। किसके ऊपर एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के ऊपर एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन He 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक चला गया, तो इसीलिए He+, इसीलिए हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हो गया। Li2+, इसलिए। ठीक है, अच्छा तो यहां से हम लोग को ये दे रखा हुआ है, ये 0.6 हम लोग को दे रखा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन का, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का है। 3 हम लोग ने क्या रखा, हम लोग ने ऑर्बिट रखा, कौन सा, थर्ड ऑर्बिट रखा, थर्ड बोर्स ऑर्बिट, तो यहाँ पे थर्ड हो गया। ठीक है, अपॉन में 2 यानी किसका एटॉमिक नंबर, यानी हीलियम का एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब यहां से हम लोग का R जो हमारे पास हीलियम का है वो हमको पता चल जाएगा। रेडियस कैसे पता चलेगा, यहाँ से बस को सिंपली कैलकुलेट किया, 2.7 एंगस्ट्रॉन्ग आया। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर होता है, तो यानी 2.7 इंटू 100 किया तो 270 पिकोमीटर हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब समझ आए। अब यही फॉर्मूला हम लोगों ने क्यों यूज किया, कुछ बता सकते हो, हम लोग ने इसकी जगह रेडबर्ग कांस्टेंट वाला क्यों नहीं यूज किया, वो भी तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, वो भी तो बोर्स एटॉमिक मॉडल आता है। कौन से वाले की बात कर रहे हैं, पता चल रहा है ना, ये वाला हमारे पास R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले। इसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे हमें लैम्डा नहीं दिया हुआ है। लैम्डा यानी वेवलेंथ की बात ही नहीं करी, यहाँ तो रेडियस की बात कर रहा है, तो हम लोग ने उस फॉर्मूले को रख के हम लोग ने सॉल्व कर लिया। क्लियर, समझ आया अच्छे से। तो यहाँ पे हमारे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 270 आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ एसिडिक स्मॉग। अच्छा पहले जान लेते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल क्या होता है। देखो पहली बात, जो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, उसको अब पहचानना भी तो आना चाहिए कि पहचानेंगे कैसे, तो वो हमेशा लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। कैसे होंगे, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। मैं आपको बता दूंगा, फिर आप चेक करते रहना आराम से। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। दूसरी बात, वो हमेशा नॉन मेटल होंगे। ठीक है, अच्छा जो भी हमारे बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड्स, ये हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आते हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में आते हैं। देखते नहीं, हॉट वाटर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कुछ ऑक्साइड्स बनाते हैं, बस वही चीज है। ठीक है, और दूसरी बात, जितनी हमारी एसिडिक ऑक्साइड होती हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, वो सब हमारी जो होती हैं नॉन मेटल रहता है, और यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट रहेगी। अब कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्या है, N2O3 है। यहाँ पे N की वैल्यू बता सकते हो, N को माना 2x, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है 3, मतलब 2, 3 2 जा 6, तो -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3 आ गया। हाँ भाई, ये 3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी N हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, लोअर में नहीं है। अच्छा चलो पहले बेसिक ऑक्साइड हटा देते हैं, मेटल नॉन मेटल्स वालों को।
तो उनको हम लोग कैसे हटाएंगे, यहां से हमारे पास देखते हैं, अरे सोडियम ग्रुप 1, कैल्शियम ग्रुप 2 हटा दो, यानी हमारे पास कौन कौन से चले गए, ये चला गया, ये चला गया, ठीक है। अब न्यूट्रल हटा दो, न्यूट्रल में हमारे पास CO न्यूट्रल होता है, NO न्यूट्रल होता है और N2O न्यूट्रल होता है, क्योंकि N2O की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बहुत कम है, कितनी है, 1 है, इसलिए तो हमने क्या किया, हमने इसको हटा दिया। हमारे पास कितनी बच गई, 1 2 3 और 4 बच गई, तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। निकालना आया ना अच्छे से, पक्का, ठीक है। एक बार वैलेंसी दिखा दें, यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी कितनी है, 4 है, तो इसीलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और नॉन मेटल भी है, तो इसलिए एसिडिक ऑक्साइड। पहचानने का तरीका आया, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहना है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की बात कर रहा है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SN का दे रखा हुआ है, SN से SN2+ पूछ रहा है, अच्छा, यानी पहले हम लोग ये निकालेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे Zn2+ से Zn में दे रखा हुआ इतना, ठीक है, और सबका स्टैंडर्ड। लेकिन यहाँ पे तो रिएक्शन में तो हमें Zn से Zn2+ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें Zn2+ से Zn में दे रखा हुआ है, इसका मतलब हमको जो माइनस का 0.76 दे रखा हुआ है, इसका साइन हम पलट देंगे, इसको हम लोग प्लस का 0.76 कर देंगे। भाई रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलोगे ना, बस यहां पे देखो हम लोग को निकालेंगे जो Sn से Sn2+ आएगा, और क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा हुआ है Sn2+ से Sn दे रखा हुआ है, यानी जो हम लोग फाइंड भी करेंगे उसका भी साइन हम लोग क्या कर देंगे, पलट देंगे। पहले से बता रहे, ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग को Kc कितना दे रखा हुआ है, 1/20, जो कि देखो हम लोग को ये दे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से हम लोग पूरी रिएक्शन को अब रखते हैं, पूरी नर्वस इक्वेशन रखते हैं, ये हम लोग ने पूरी नर्वस इक्वेशन रखी, log 10 Kc रखा, E0 सेल रखा, जो कि हम लोग को यहाँ से दे रखा हुआ है, ठीक है। हम लोग ने इसकी वैल्यू रखी, हम लोग ने, अच्छा E0 सेल तो हम लोग निकालना है यार Sn2+ वाले Sn का। अब यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन दे रखा है, इसका मतलब E सेल तो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो वो तो 0 हो गया, हमको ये फाइंड करना है। यहाँ से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा था, भाई 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज ही तो है यार, देखो Zn2+ से Zn, और यहाँ पे Sn से Sn2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को दे रखा हुआ है log 10 Kc, यानी ये हमारे पास 10 की पावर 20 आ जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि 1/20, तो उससे हम लोग को क्या फर्क पड़ता है, वो तो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास 10/20 आ जाएगा, 10 की पावर, तो 20 आगे आ जाएगा, log 10 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास इसको हम लोग इंटू किया, तो हमारे पास आ गया 0.59 आ गया, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये हमारे इसको हम लोग ने मान लो इधर भेज दिया, तो ये पूरी यूनिट पॉजिटिव में चली गई, ई सेल हमारे पास इधर रह गया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हमारे पास आया है, ये Sn2+ से Sn में आया है, हम लोग को क्वेश्चन में Sn से Sn2+ में दे रखा हुआ था, इसका मतलब हम लोग करेंगे अब साइन का चेंज, है ना, नहीं, क्वेश्चन में दे रखा हुआ है Sn2+ से Sn में, और यहाँ पे देखा हुआ है Sn से Sn, तो भी क्या फर्क पड़ता है, हमको साइन तो चेंज ही करना है ना। चलो हम लोग ने यहाँ से अब साइन चेंज कर लिया, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ से दे रखा हुआ है Zn से Zn2+। देखो सबसे पहले मैं तो एक ही फॉर्मूले का यूज करता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कौन कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, मैं सिर्फ ये वाले फॉर्मूले का यूज करता हूँ, एनोड प्लस कैथोड का। क्योंकि हमने जब ई सेल पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे एनोड होता है, फिर यहाँ पे कैथोड होता है, और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज होता है, 2 मेटल रॉड्स होती हैं, जो कि एनोड और कैथोड, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन पहले जिंक कर रहा है, तो यहाँ पे जिंक हमारे पास चला जाएगा, इसका लेकिन साइन पलट देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रिडक्शन दे रखा हुआ है, तो 0.76 हो गया, प्लस का यहाँ पे Sn2+ से Sn में जा रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन निकाला हुआ है, क्योंकि इन्होंने यही पूछा हुआ था, तो हमने जब इसका साइन हम फिर से पलट देंगे, तो माइनस का 0.59 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 17, ठीक है, ये ठीक। लेकिन कह रहा है इंटीजर में 10 की पावर -2 कर देंगे, तो हमारे पास 17 × 10 की पावर -2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, अच्छे समझ आया, पक्का, कोई भी डाउट नहीं आता तक। तो यहां से हमारे पास जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो कितना आंसर इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ HCl कंटेनिंग 73 ग्राम पर लीटर, अच्छा ठीक है, required to complete neutralize NaOH obtained by reacting this by sodium water with Na, अच्छा ठीक है। मतलब कह रहा है कि पहले देखो यहाँ पे कह रहा है कि by reacting सोडियम मेटेलिक ऑक्साइड विद वाटर, यानी पहले Na रहा होगा प्लस वाटर के साथ वो रिएक्ट करेगा और NaOH में बदल जाएगा, प्लस H2 गैस निकल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अच्छा
यहां से इसको बैलेंस कर लो तो इतना इतना इतना। अब यहां से तुमको एक चीज का ध्यान आया, अगर हम लोग को सोडियम मेटल का अगर मास दिया हुआ है 0.69 और उसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग को 23 पता है, तो क्या मोल्स आ जाएंगे? आ गए भाई मोल्स, ठीक है। तो 0.3 मोल्स आए हैं सोडियम के, 0.03 मोल्स आए। तो अगर NaOH की यहाँ पे बात करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में NaOH है, तो इसके जितने मोल्स हैं उतने इसके भी होंगे, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री बैलेंसिंग बराबर है। एक मोल इसका है तो एक मोल इसका, 0.03 मोल इसका तो 0.03 मोल इसका। इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब इसके मोल्स आ गए हैं, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे हमारे पास मान लेते हैं इसके मोल इतने सारे हैं, ठीक है, तो अब इसके कितने मोल है? 0.03 मोल है। तो 0.03 मोल ऑफ HCl इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज 0.03 मोल्स ऑफ NaOH। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सब में बैलेंसिंग बराबर है, तो इसके मोल न्यूट्रलाइज होने के लिए उसके इतने ही हमें मोल चाहिए। जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यानी अगर हम लोग HCl का निकालेंगे तो HCl का देखो, उसने हमको ग्राम पर लीटर के फॉर्म में दे रखा हुआ है, ग्राम पर लीटर यानी वॉल्यूम के उसके फॉर्म में दे रखा हुआ है, ठीक है। तो यानी क्योंकि सॉल्यूशन की भी बात कर रहा है, तो यहाँ पे 73 हो गया और नीचे उसका मॉलिक्यूलर मास रख दिया, तो 2 मोल पर लीटर आ गया हमारे पास मोलैरिटी। अब समझ आ रहा है पक्का? ये मास है, ये ग्राम पर लीटर है, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया तो पर लीटर याद रह गया, और इसके साथ हमने निकाला मोल, तो ये मोल आ गया, क्योंकि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक। अच्छा, तो यहां से जब हमारे पास कितना आ गया? मोल आ गया। अब मोल आ गया तो हमसे वॉल्यूम ही तो पूछ रहा था, देखो यहाँ पे देखो, इस ml वॉल्यूम ही तो पूछ रहा है, तो अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो हमको मोल पता है, ठीक। ऊपर वाला 0.03 मोल, क्योंकि इतने ही HCl के भी होंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए, और हमको इसकी मोलैरिटी आ गई, तो हम लोग ने वॉल्यूम को अलग कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलैरिटी, तो हमारे पास इतना लीटर आ गया। लीटर में हमारे पास आंसर आया, हमसे मिलीलीटर में कह रहा था, तो हमने इसको क्या कर दिया? हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट हमने नीचे भेज दिया, नीचे भेज दिया, तो ये 0 से 0 सब कुछ मर गया, तो हमारे पास 15 लीटर आ गया, ठीक। सभी को अच्छे समझ आया? ml में कह रहा था, क्योंकि हमारे पास आंसर मोलैरिटी हम लोग किस में रखते हैं? लीटर में रखते हैं, इसलिए। क्लियर? सबको अच्छे से समझ आया? तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हमारे पास हो जाएगा 15 ml। क्लियर? देखो यहाँ पे इन्होंने हमें सबके मॉलिक्यूलर मास भी दे रखे हुए थे, खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमको तो याद है ना, हम लोग तो एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? 15 ml आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फॉर द कन्वर्जन ऑफ A to B द रेट कांस्टेंट वाज फाउंड 4.6 10 की पावर -5 लीटर पर मोल पर सेकेंड। अच्छा, ऑर्डर पूछा। अरे ऑर्डर तो हम लोग ट्रिक से निकालते हैं ना, कैसे? मोल पर लीटर की पावर 1 - n और पर सेकेंड, ठीक है। यानी पर सेकेंड तो चलेगा ही, तो भाई साहब को अलग कर दो, ठीक है। अब लीटर और मोल में देखना है, अगर यहाँ पे वैल्यू अगर हम लोग 1 रख देंगे तो 1 1 0 हो जाएगा, यानी पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे तो इसका मतलब पर मोल तो एज इट इज रह जाएगा, पर लीटर हो जाएगा, और पर लीटर है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो हम रखेंगे 2 रखेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? पर मोल हो जाएगा, क्योंकि मोल ऊपर है, लीटर वाला माइनस में चला जाएगा लेकिन ऊपर आएगा तो लीटर हो जाएगा पर सेकंड, यानी ये 2 रखने पे आ रहा है, यानी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। समझ आया कैसे ऑर्डर निकालेंगे? बस खाली आप लोग को कौन सा फॉर्मूला पकड़ के चलना है? ये वाला फॉर्मूला, मोल पर लीटर की पावर 1 - n और पर सेकंड। ध्यान रखना 1n है, n-1 नहीं। बहुत बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी वो n-1 रख देते तो बहुत आंसर गलत आता है। तो यहां से 1 - n, n-1 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द डेंटिसिटी, अच्छा ठीक है, ऑफ द लाइगेंड प्रेजेंट ऑफ द फेलिंग रिएजेंट। अच्छा ठीक है भाई, लाइगेंड जो अटैच होंगे, डेंटिसिटी उसके जो डोनर साइड्स होंगी वो उसकी बात कर रहा है, और फेलिंग रिएजेंट, पहली बात फेलिंग रिएजेंट पता है, और चलो थोड़ा सा बता देते हैं। फेलिंग रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फेलिंग रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे? ये एल्डिहाइड को, अच्छा ये मोस्टली ज्यादातर डिपेंड करता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर पे, ठीक। कीटोन को नहीं करेंगे, एल्डिहाइड को करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन यहाँ से कुछ माइनर, कुछ रेयर केसेस में होता है, जैसे एक और उसमें भी होता है, अल्फा
हाइड्रोक्सी कीटोन में, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। खैर बात कर लें रिएजेंट की, ठीक है। तो यहां से ये ऑक्सीडाइज करता है RCOO माइनस में, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ना कुछ फेलिंग रिएजेंट चाहिए होगा, वो फेलिंग रिएजेंट हमारे पास मिलके बनता है Cu2 प्लस से। Cu2 प्लस आता है कॉपर सल्फेट .5H2O, ठीक। इसको बोलते हैं, ये ब्लू कलर का होता है, ये भी ब्लू कलर का, मतलब दोनों ब्लू कलर के होते हैं हमारे पास, ठीक है। प्लस यहां से इसका सोडियम सॉल्ट होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं टार्टरेट। क्या? टार्टरेट। टार्टरिक एसिड सबने पढ़ा हुआ है, इस तरह यहां से OH, यहां से OH, यहां से H, यहां से, इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। लेकिन यहां पे जो प्रेजेंट होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरेट। तो सोडियम सॉल्ट और ये रहा पोटेशियम का सॉल्ट, ठीक। इतनी बात क्लियर, अच्छे समझ आए। तो यहां से हमारे पास हम लोग सिर्फ और सिर्फ फेलिंग सोल्यूशन लेते हैं। फेलिंग सोल्यूशन में यहाँ पे हम लोग Cu2 प्लस लेते हैं, यहां से इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस, तो इसीलिए प्लस Cu2O बनता है। यहाँ पे कॉपर वैलेंसी 2 प्लस, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 1 प्लस, यानी रेड्यूस हो गया और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में चला गया तो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब समझ आया पक्का अच्छे से? अच्छा, आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि फेलिंग सॉल्यूशन क्यों ले रहे हैं भाई, बाकी तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे K2Cr2O7, जैसे हमारे पास KMNO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट जानते हो, जो हमारे पास AgNH3 का होल ट्वाइस OH वाला, ये टॉलेंस रिएजेंट, ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है। ये सिर्फ एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल से नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहां से हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब हमको देखना है कि कैसे वो उसकी डेंटिसिटी शो कर रहा है। यहां से इसकी डेंटिसिटी शो करता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक OH, एक OH और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब कैसे? यहाँ पे Na प्लस होगा, यहाँ पे Na प्लस होगा, यहाँ पे हमारे पास K प्लस होगा, यहाँ पे हमारे पास K प्लस होगा। अब कैसे कर रहा है खुद बता सकते हो भाई? ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरेट है, उसी को मैंने ओपन, पूरा ओपन कर दिया यार। यहाँ से ध्यान दो, देखो COOH, COOH, OH, H, OH, H, ऐसे सेम है इधर भी है, ठीक है। अब जितने ऑक्सीजन है सबसे डोनेट करा दो फटाफट, बस ऑक्सीजन से फटाफट डोनेट करा दो। इधर एक ऑक्सीजन डोनेट, जिसकी वैलेंसी कम हो, ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन डोनेट करा, एक ऑक्सीजन डोनेट करा, लेकिन यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो इसी लोन पेयर्स के थ्रू वो डोनेट कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर रहा है। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस तरह Cu को डोनेट कर रहा है। क्यों Cu को क्यों डोनेट कर रहा है? क्योंकि Cu की वैलेंसी है 2 प्लस, इसलिए यहां पे इसकी डेंटिसिटी कौन है, कितने डोनेट कर रहे हैं? 2 लोग डोनेट कर रहे हैं, COH और OH, इसीलिए इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 2 है। समझ आया अच्छे से? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ऑन ईटिंग लिथियम नाइट्रेट LiNO3, ये ग्रुप 1 है, ठीक है। सिर्फ लिथियम को छोड़ के बाकी सब एक जैसे रिएक्शन देखें, इसका मतलब जो हमारे पास जो मेटल नाइट्रेट होगा वो गिव्स आउट करेगा NaNO2। अरे यहां से इसको हटाओ, मेटल नाइट्रेट में चल रहे हैं ना, तो इस तरह, ठीक है, प्लस O2 निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ लिथियम के साथ ऐसा है, जैसे हमारे पास LiNO3 है, इसके साथ ऐसा है कि ये Li2O बनाएगा प्लस NO2 बनाएगा प्लस O2 बनाएगा। क्लियर? अच्छा, तुमको पता है ये Li2O कैसे आया होगा? Li प्लस O2 से आया होगा, तो गिव्स आउट Li2O बना दिया। ये जो Li, ये जो O है, ये हमारे पास ऑक्साइड है, इसका मतलब जो बाकी सब है, जैसे Na प्लस O2, ठीक है, KRB और CS प्लस O2 प्लस O2 प्लस O2 प्लस O2, ये वाला बनाएगा हमारे पास पर ऑक्साइड। कैसा बनाएगा? पर ऑक्साइड। तो कैसे बनता होगा? Na2O2, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहां पे सब क्या बनाएंगे? सुपर ऑक्साइड, यानी KO2, RbO2, तो पर ऑक्साइड 2 माइनस, नीचे 2, सुपर ऑक्साइड 2 माइनस 1 माइनस, तो ध्यान रखना। तो यहां से हमारे पास कितने आइटम मतलब उसमें डिकम्पोज हो रहे हैं? यहां से इसमें, NO2 में और O2 में, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ आया? तो सिर्फ लिथियम के साथ एक्सेप्शन से, तो मैंने सब में दिखा दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट 298 केल्विन, ठीक है, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, अच्छा ठीक है, N2 + O2 गिव्स आउट 2NO2, ठीक है, और H2 + ½ O2 H2O से इतना दे रखा है, ठीक है। उसने हमको ये रिएक्शन पूरी दे दी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc हम लोग को निकालना है। तो कब भी कैसे निकालते हैं, तो सबके K को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो प्रोडक्ट साइड है, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट साइड है, यानी इसको क्या कर देंगे, अपॉन में कर देंगे। तो चलो अपॉन में कर दिया हम लोग ने, यानी 4 × 10⁵ अपॉन में कर दिया, एकदम सिंपल। अरे भाई इसको 1 × में कर लो या फिर इसको बराबर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं। अच्छा यहाँ पे और बाकी हमें क्या दे रखा हुआ है, NO का दे रखा हुआ है, यानी 2NO तो यानी 1.6, तो यानी 1.6 × 10⁻12 हो गया, ठीक है, इनटू में फिर से यहाँ पे हमें H2O का K3 दे रखा है 1 × 10⁻−13, अच्छा। और यहाँ पे देखो हमें 3H2O दे रखा हुआ है, इसका मतलब इसकी पावर किस में चली जाएगी, 3 में। तो 1 की पावर 3 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है, 13 की पावर 3 यानी 39 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पहले अगर 10 की पावर को सॉल्व कर ले बच्चों, तो यानी यहाँ से हम इसको ऊपर भेज देंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, तो 10 की पावर 12, उसमें से 10 की पावर अगर 5 चला जाएगा तो 10 की पावर 7 बचेगा, 10 की पावर 39 में से 7 चला जाएगा तो 32 बचेगा, ठीक है। तो 10 की पावर -32 आ रहा है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो यानी 4 चला गया तो 0.4, तो 0.4 × 10 की पावर 32, हमको 33 में मांग रहा है, तो यानी 4 × 10 की पावर -33, हमारे पास आंसर आ गया। बहुत इजी था, कुछ नहीं था, हमको सबके K दे रखे हुए, तो सबके K जब भी दे रखे हो तो हमको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ सबको ऐसे में मल्टीप्लाई कर देना था। लेकिन ये हमारे पास प्रोडक्ट साइड था, यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्टेंट साइड था, तो हम लोग ने इसको क्या कर दिया, अपॉन में कर दिया, और बाकी सब जैसे दे रखे थे वैसे ही रखे। लेकिन जो 3H2O यहाँ पे था और यहाँ पे सिर्फ H2O था, तो उसकी पावर स्टोइकियोमेट्री वाली पावर में जाएगी, तो इसीलिए वहां पे 3 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मेटल M फॉर्म हेक्सागोनल CHCP स्ट्रक्चर दे रखा हुआ है, ठीक है। देखो HCP हो या CCP हो, ठीक है, इनके जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्लियर। अभी हम पूरा बहुत ब्रीफ डिटेल में नहीं जा रहे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है जल्दी से। तो यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ वॉइड हम लोग को कितना दे रखा हुआ है, इतने मोल दे रखे हुए हैं। अच्छा, तो अगर हम लोग का मोल क्या होता है, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं, इतनी बात पता है। अच्छा ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम लोग जो नंबर ऑफ एटम्स कितने इज इक्वल टू वॉइड्स की बात करता है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉइड्स की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे HCP में कितने नंबर ऑफ वॉइड्स होंगे, तो अगर मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम मेरे पास n है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी मेरे पास n होंगे, और टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स मेरे पास 2n होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दो टेट्राहेड्रल वॉइड, टोटल नंबर ऑफ मेरे पास वॉइड्स कितने, एटम्स कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक। अच्छा, तो इतने ही मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास इतना मोल दे रखा, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। जैसे ये आंसर आ गया, इसको हम लोग ने टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स चाहिए था ना हमें, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स को हमने एटम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इतना आंसर आ गया। क्लियर। अब हमसे 10 की पावर 21 में कह रहा था, तो हम लोग ने पॉइंट को एक और शिफ्ट कर दिया, तो 36 हमारे पास क्या होता है, करेक्ट आंसर। समझे, देखो बहुत ईजी था। हमारे पास ऐसी पूरी एक शीट आती है जिसमें हमारे पास 8, 4, 1, 12, 6 ऐसे ही हमारे पास पूरा आता है। इसमें किसी में हमारे पास उसका डायमंड का, किसी में हमारे पास HCP का, किसी में हमारे पास FCC का, किसी में हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूब का, तो इस तरह रहता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे HCP का पूछ रहा था, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, ये होता है कितने नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं, 6, तो उतने ही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एक, अगर वो n है एटम, तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल भी n होगा, और टेट्राहेड्रल हमारे पास 2n होगा, तो टोटल 1 + 2 हमारे पास हो गए 3 एटम्स, तो यानी 3 इंटू हम लोग ने उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आंसर कंप्लीटली आ गया। सभी को अच्छे से समझ आए, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा यानी मोल दे रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें 60% कार्बन है। अच्छा, तो यानी अगर हम मास ऑफ कंपाउंड की बात करें, मास ऑफ कंपाउंड की,
तो भाई क्योंकि हमको इसका भी तो मास ही पता करना है, मॉलिक्यूलर मास, तो यानी मास हम लोग पता करेंगे तो हमारे पास कैसे होता है, तो 0.01 मोल इनटू में हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। इसको मैं मॉलिक्यूलर मास को मैं mm लिख दूं, ठीक है। अच्छा, उसमें हमारे पास अगर हम निकालें कि मास ऑफ कार्बन इन कंपाउंड की बात करें, मास ऑफ कार्बन इन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, यानी कितना परसेंट कार्बन प्रेजेंट है, तो 0.01 ये जो इसका मास है, इसी में हम लोग क्या कर देंगे, 60% जो हमारे पास जो है 60% डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम इसी का मोल्स निकालना चाहो तो मोल्स ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड, इन ए कंपाउंड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूलर मास से बस डिवाइड कर दोगे, यहां पे 12 हो गया। अच्छा ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब एक बात बताओ, इसका मतलब हमारे पास जो कार्बन होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमारे पास CO2 बना रहा होगा। इसका मतलब जितना CO2 में कार्बन उतना ही इधर होगा, तो इसका मतलब जितने CO2 के मोल्स होंगे उतने ही इधर होंगे। अरे अगर तुम ऐसे लेना चाहो, CXHY प्लस O2 गिव्स आउट हमारे पास CO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे y2 बाय मतलब y/2 आता है, यहाँ पे x और यहाँ पे x। तो देखो, अरे यहाँ पे क्यों, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे CX है, यहाँ पे X है, तो इसका मतलब जितने मोल्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे उतने ही उधर भी होंगे कार्बन के भी। तो यानी इसके जो मोल्स दे रखे हुए हैं 44/4 हो जाएगा, 4.4/44 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इतना मास दे रखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44, तो हमारे पास आ जाएगा 0.1। 0.1 इसके नंबर मोल्स आ गए। इसका मतलब हमारे पास जो मास, अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, यानी जो हम लोग के पास जो मोल्स है, इसको मैं हटाता हूं यहां से इसको ऐसे रखो। ध्यान रखना, ये जो 12 किया था मास वाले में किया था, पहले से बता किया था। इसका मतलब जो मेरे पास जो मोल्स ऑफ कार्बन है, ठीक है, मोल्स ऑफ कार्बन है, और इधर ही जो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास बराबर है। लेकिन ये हमारे पास पूरा कंपाउंड में चल रहा है, तो इसीलिए इसका 0.01 है, इनटू में मॉलिक्यूलर मास है, इनटू में हमारे पास 60 है। मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो हमारे पास कार्बन का होता है, और ये परसेंटेज था तो 100 इज इक्वल टू इसके मोल से हमारे पास 0.1। यहां से हम लोग जब मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो हमारे पास आता है बच्चों 200। कितना आता है? 200 आता है। समझ आया? थोड़ा सा कंफ्यूजन, देखो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मास ऑफ कंपाउंड दे रखा था तो नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूलर मास हो गया, क्योंकि भाई नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास होता है, तो हम लोग ने मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। उसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है, तो 60% था, तो 60 डिवाइड बाय 100 हो गया, ठीक। अब हमें अगर कार्बन का मास पता है तो हम लोग मोल्स करें, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, तो इतना हमारे पास कंपाउंड का था, उसी का मॉलिक्यूलर मास है 60/100 जो परसेंटेज था, डिवाइड बाय 12 करेंगे तभी तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा, क्योंकि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास रहेगा। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स पूरा है कार्बन का इन अ कंपाउंड, वो बराबर है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल है 0.1, ये रहा पूरा। यहां से हमारे पास आंसर, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 200। यानी यहां पे जो हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे वो हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, 200 आ जाएगी। क्लियर? पक्का? अच्छे समझा? तो यहां से हम लोग ने पूरा जे मेंस का हम लोगों ने 29 का हम लोग ने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हम लोग ने दोनों फिनिश कर दिए। अब हम लोग देखेंगे 2023 का 30 डेट, यानी 30 जनवरी का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। क्लियर? और चलो जल्दी से देख लेते हैं वो भी।